Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll start the parenteral anticoagulants. इसके पिछले लेक्चर में अपने पढ़े थे enteral anticoagulants और oral anticoagulants. Next we talk about the parenteral anticoagulants. Parenteral anticoagulant में रूट कौन से अपन इसको मना करते हैं तो parenteral anticoagulant की रूट है इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस. इंट्रामस्कुलर भी हो सकता था, इंट्राडर्मल भी हो सकता था. लेकिन क्या होता है बेसिकली इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस. इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट लीड्स टू हीमेटोमा फॉर्मेशन. व्हाट? इट लीड्स टू हीमेटोमा फॉर्मेशन. इंट्राडर्मल क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन एंटीकोएगुलेंट्स ये जो होते हैं अपने को फास्ट एक्शन चाहिए रहता है. इंट्राडर्मल में इतना फास्ट एक्शन नहीं मिलता है बिकॉज इंट्राडर्मल इज यूज फॉर द सस्टेन लेवल. ठीक है, सस्टेन लेवल के लिए होता है तो अपने को फास्ट सेक्शन नहीं मिल पाता, अपने को फास्ट सेक्शन चाहिए, इसलिए अपन उसको इंट्रावीनस सबक्यूटेनियस देते हैं. समझ में आया? इसका पेरेंटल रूट कौन से हैं? इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस. अब बात करते हैं दो टाइप के होते हैं ये, विच इज फर्स्ट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर. Let's first we discuss about direct thrombin inhibitor. So they end with a simple suffix which is rudin. Suffix पता है ना? Suffix is rudin. किसका? Indirect thrombin inhibitor का. मतलब ये कौन कौन सी ड्रग हो सकती है? हिरुडिन, लेपिरुडिन, डेसिरुडिन और क्या रखना? एरगेट्रोबेन. ठीक है, मान लिया. लेकिन ये एर्गेट्रोबेन बीच में कहाँ से आ गया? देखो, एर्गेट्रोबेन इज अ एक्सेप्शन ऑफ दिस ग्रुप क्योंकि इसके पीछे हिरुडिन लगा हुआ है, फिर भी ये एंटीकोएगुलेंट है. अब बात करते हैं जरा सबसे पहली ड्रग है हिरुडिन की. सो हिरुडिन जो होता है वो आता है सलाइवा ऑफ लीच से. कहाँ से आया है? सलाइवा ऑफ लीच से एक्सट्रैक्ट होता है. बात करें रेपुडिन की खास बात है कि ये लीवर सेफ है अपनी बॉडी में, लीवर सेफ है. रेसिडोडिन की बात कोई करता नहीं है. लास्ट बचा अपना एर्गेट्रोबेन. सो एर्गेट्रोबेन इज रीनल सेफ, इज रीनल सेफ. एर्गेट्रोबेन इज रीनल सेफ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द यूजेस. सो ये हमेशा यूज होते हैं, यूज इन ओनली सिर्फ और सिर्फ heparin resistant case. Heparin resistant or heparin, और in that case in which heparin is contraindicated. वो केस है जिसमें heparin contraindicated हो या फिर पेशेंट में heparin resistance डेवलप हो गया हो तो अपन यूज करते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर which is end with what? Rudin. For example of lepridolin, desirudin and ergotraben या ergotraben. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ड्रग ऑफ चॉइस कि ये जो ड्रग है काय की ड्रग ऑफ चॉइस है. तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी अलग अलग केसेस की. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हिपेरिन इंड्यूस जो दिक्कत है कि देखो वो हिपेरिन इंड्यूस है तो उसमें और हिपेरिन तो अपन देंगे नहीं. ठीक है, तो हिपेरिन जिस केस में रेजिस्टेंट है इसमें रेजिस्टेंट है तो अपन क्या देंगे? हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ये हो गया इसका यूजेस भी. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि ये मैकेनिज्म एक्शन क्या क्या रोल प्ले करती है. तो याद रखना ये इनहिबिट करती है फैक्टर टू, सॉरी हुआ तो गया पीछे. यस, ये इनहिबिट करती है 5, 8, 11, 9 को. किसको इनहिबिट करती है? 5, 8, 11 एंड 9 को इनहिबिट करती है. ठीक है, और इसकी अपन अगर चेकिंग कराते हैं तो मॉनिटरिंग कैसे होती है? सो मॉनिटरिंग इज डन बाय एपीटीटी टेस्टिंग. एपीटीटी, व्हाट इज एपीटीटी? एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ऐसा कुछ था ये एपीटीटी मॉनिटरिंग. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे एपीटीटी मॉनिटरिंग. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर ये क्या है? दिस इज हेपेरिन. एक सिंगल ड्रग इसमें आती है हेपेरिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अपने को इनडायरेक्ट समझ में आ गया पूरा, सॉरी अपने को भी डायरेक्ट समझ में आ गया पूरा. बेसिक डायरेक्ट में क्या था? रीडिंग वर्ड से एंडिंग थी. सेकंड ये से यूज था तो हेपेरिन जहां पर रेजिस्टेंट हो या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो वहां पे अपन यूज करेंगे रूडिन. और ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है. नेक्स्ट टॉक अबाउट हेपेरिन. हेपेरिन इज इनडायरेक्टली एक्टिंग फ्रॉम थ्रोम्बिन इनहिबिटर. इनडायरेक्टली एक्टिंग थ्रोम्बिन इनहिबिटर. अब ये इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करेगा? सो इनडायरेक्टली ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को. किसको एक्टिवेट करता है? एंटी थ्रोम्बिन 3 को ये एक्टिवेट कर देता है. जिससे क्या होता है? जिससे क्लॉटिंग फैक्टर का बनना रिड्यूस हो जाता है. जिससे क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर बनना कम हो जाता है और ये सीधा इनहिबिट करता है क्लॉटिंग फैक्टर को. अब अगर अपन जरा इसके मैकेनिज्म एक्शन पे देखें तो क्या करता है, कैसे करता है वो समझते हैं. फॉर सपोज दिस इज हिपेरिन, दिस इज हिपेरिन. ठीक है, और एक और ऐसा बनाते हैं विच इज एंटी थ्रोम्बिन 3, विच इज व्हाट? विच इज एंटी थ्रोम्बिन 3. हिपेरिन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा. हेपेरिन यहाँ के अटैच हो जाएगा एंड एंटी थ्रोम्बिन 3 विल एक्टिवेटेड. एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट हो गया. अब एक्टिवेट होकर ये दो चेंजेस करता है. इट इज कन्फर्मेशन चेंज, कन्फर्मेशन चेंज एंड सेकंड इज स्ट्रक्चरल चेंज.
द चेंज डायरेक्टली इनटू द स्ट्रक्चरल चेंज इज रेयर, बहुत कम होता है, लेकिन मेनली कन्फर्मेशन चेंज होता है, उससे लीड करता है स्ट्रक्चरल चेंज में। ठीक है, अगर कन्फर्मेशन चेंज है देन इट विल इनहिबिट फैक्टर 10, और अगर स्ट्रक्चरल चेंज है देन इट विल इनहिबिट फैक्टर 2। डन। कौन से फैक्टर कैसे रिड्यूस कैसे इनहिबिट हो रहे हैं। अब बात करते हैं हेपेरिन की। तो हेपेरिन इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। Heparin is mucopolysaccharide. Heparin is what? Heparin is mucopolysaccharide. Synthesis from the mast cells and epithelial cells. Epithelial cell कहाँ के? लंग और किडनी के। लंग और किडनी, सॉरी किडनी नहीं, इंटेस्टाइन। लंग्स एंड इंटेस्टाइन। लंग्स एंड इंटेस्टाइन की epithelial cells प्लस मास्ट सेल्स से प्रोड्यूस होता है क्या? अपना हेपेरिन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बेसिक ड्रग्स। बेसिक ड्रग्स क्या होती है? बेसिक ड्रग मतलब ये तो हेपेरिन है, ये एक बेसिक ड्रग है, ये बता रहा है। सो बेसिक ड्रग का क्या फंडा है? अपने बेसिक ड्रग यहाँ लिखिए। इसका रोल सीधा ये है कि ये हिस्टामिन का रिलीज कराएगा। क्या कराएगा? ये रिलीज कराता है हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज कराएगा मास्ट सेल्स से। ये मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज कराएगा। अब कैसे रिलीज कराएगा देखो बताते हैं। मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज कराएगा। अब ये तुम्हारा है मास्ट सेल। क्या है तुम्हारा? मास्ट सेल। हेपेरिन इसमें जाके एक्ट करेगा और हेपेरिन से प्रोड्यूस होता है पहली बात तो जो एक्सटर्नल हेपेरिन है, जो बाहर से अपन हेपेरिन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हेपेरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्या होगा? उससे हेपेरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हेपेरिन कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या होगा? हेपेरिन मास्ट सेल्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हेपेरिन जो है वो मास्ट सेल्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब होने लगेगा। हेपेरिन अंदर आ गया तो वो बहुत सारे हेपेरिन हो गए। देन दिस हेपेरिन बाइंड हो जाएगा किससे? बाइंड विद हिस्टामिन। बाइंड विद हिस्टामिन, और हिस्टामिन ऐसे करके सेल के बाहर आ जाएगा। सेल के बाहर आ जाएगा और दिस विल लीड्स टू एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, एंड दिस विल लीड्स टू एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, फिर ये तुम्हारे हेपेरिन में नहीं आता, बल्कि फॉर सपोज तुम्हारी एक बहुत ही फेमस ड्रग है विच इज मॉर्फरिन, सॉरी मॉर्फिन। मॉर्फिन में एस्थमा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक ड्रग है शिवोकोरारिन, स्मूथ रिलैक्सेंट। शिवोकोरारिन, शिवोकोरारिन इसमें तुम्हारा हाइपोटेंशन के चांसेस हैं। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ऐसे ऐसे ऐसी रिएक्शन पहले भी हो चुकी है। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कौन शो करता है? हेपेरिन शो करता है। कब? जब इसका ओवरडोज हो जाता है। अब बात करते हैं अपन तीन टाइप्स के हेपेरिन और तीन डोजेस ऑफ हेपेरिन। सो फर्स्ट इज हाई dose of heparin या high molecular weight heparin, second is low molecular weight heparin, and third is ultra low molecular weight of heparin. Next we talk about the name of high molecular weight heparin is also known as unfractionated heparin. Unfractionated heparin, which is crude heparin, which is crude heparin. It is what? Which is crude heparin. Next we talk about the other name of low molecular weight, or first we have to first we discuss whole the high molecular weight, then we switch. Okay. ये करते क्या है? ये एक्टिवेट करते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 को। इसके साथ साथ ये इनहिबिट करते हैं फैक्टर 10 प्लस फैक्टर 2। ये स्ट्रक्चरल चेंज और कन्फर्मेशन चेंज दोनों को साथ में लेके चलता है, तो दोनों को साथ में ये 10 और 2 दोनों को साथ साथ में इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये कोई एक तरीके चेंज नहीं दिखाता है कि सिर्फ 10 एक्टिव, सिर्फ 2 इनहिबिट हो या सिर्फ 10 इनहिबिट हो, तो दोनों को साथ में इनहिबिट करता है। ठीक है, और अपना 83 और ऑल्सो नोन एज एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3 उसको ये क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। वेरी गुड। इसका रूट देख लेते हैं। सो रूट इज इंट्रावीनस। ठीक है, रूट इज इंट्रावीनस। इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? सो मॉनिटरिंग इज डन बाय एपीटीटी। मॉनिटरिंग इज डन बाय एपीटीटी। वेरी गुड। देन एंटीडोट। एंटीडोट जो होता है इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का, इट इज प्रोटामीन सल्फेट। इट इज व्हाट? प्रोटामीन सल्फेट। इट इज व्हाट? इट इज प्रोटामीन सल्फेट। बात करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। सो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इज फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। जैसे कि ये अनफ्रैक्शनेटेड था, it is fractionated heparin. It is fractionated heparin. It is fractionated heparin. ठीक है, which also end with word, which also end with the suffix which is parin. Which also end with the suffix which is parin. अगर ड्रग की बात करेंगे तो it is enoxaparin. ड्रग की बात करेंगे तो it is enoxaparin.
पैरन, इनॉक्सापैरिन एक ड्रग होती है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होती है। ठीक है, ये करके आ रही है, तो ये 10 को इनिबिट कर रही है एज मोर कंपेयर टू 2। 10 को ज्यादा इनिबिट कर रही है एज कंपेयर टू 2। रूट इज सबक्यूटेनियस, नो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, नो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। देन वी टॉक अबाउट द एंटीडोट इज प्रोटामिन सल्फेट बट लेस इफेक्टिव। प्रोटामिन सल्फेट ही इसका वो होता है एंटीडोट, प्रोटामिन सल्फेट, बट दिस प्रोटामिन सल्फेट इज लेस इफेक्टिव इन दिस। ठीक है, इफेक्टिव कम होता है। Then we talk about the ultra low molecular weight. So ultra low molecular weight जो होता है it is synthetic heparin. It is what? It is synthetic heparin. Synthetic heparin है, ये end होता है by the suffix of perinox. ये पैरिन था, ये perinox है, perinox. ठीक है, which the single drug is fondaparinux. Fondaparinux. ठीक है. Next we talk about the effect. So effect is it only inhibit the 10. It only inhibit the 10. Then next is the route which is subcutaneous and no monitoring required. And last is no antidote. No antidote. इसका कोई एंटीडोट नहीं होता है, नो एंटीडोट। ठीक है, अगर अपन बात करें एंटीडोट की तो इसमें प्रोटामिन सल्फेट, ये वर्ड बहुत उछला है। तो प्रोटामिन सल्फेट क्या होता है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। प्रोटामिन सल्फेट क्या होता है, देखो तुमको मैं जैसे बताया था प्रोटामिन सल्फेट होता है क्या, तुम समझो बस बात को। प्रोटामिन सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है या ऐसा केमिकली एंटागोनिस्ट कंपाउंड है जो कि हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन और समटाइम्स लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन को खत्म करता है अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, तो कब देते हैं इसको देंगे अपन जब भी इनकी एंटीकोएगुलेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हो सकता है ब्लीडिंग बढ़ जाए, तब देंगे, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट्स क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट विल इंक्रीज द ब्लीडिंग। तो जब ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो अपने इसको क्या देंगे, प्रोटामिन सल्फेट देंगे, अगर अपने हेपेरिन देके रखा है तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं हेपेरिन के, ये तो काम खत्म करती है, जैसे कि अपना एलोपेशिया हो गया, विच इज हेयर फॉल, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ये सारी चीजें कम कराती है कौन, अपनी प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट टॉपिक इज द एंटीकोएगुलेंट इन प्रेगनेंसी। के बाद प्रेगनेंसी में कौन से एंटीकोएगुलेंट अपन देते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, अलग अलग फेजेस है और टाइमलाइन बोल सकते हैं, विच इज 0 to 12 वीक्स, second is 12 to 36 weeks, and third is after 36 weeks. After 36 weeks. Okay. So भैया हुआ क्या है, हुआ ये सिर्फ इतना सा है कि एंटीकोएगुलेंट्स अपनी बॉडी में बढ़ जाए, तो अपने क्या करना है, अपने को एंटीडोट देना है एंटीकोएगुलेंट्स का। तो वो 0 to 12 में अपन देते हैं हेपेरिन, क्या देंगे, हेपेरिन देंगे। 12 to 36 में अपन देंगे वारफेरिन देंगे, और 36 के बाद में वापस हेपेरिन देने लगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये हेपेरिन अपन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वारफेरिन क्यों नहीं दे पा रहे अपन 0 to 12 वीक में, ये अपन पढ़ेंगे नीचे वारफेरिन वाले टॉपिक में। पहले अपन देखते हैं हेपेरिन। हेपेरिन इज ड्रग ऑफ चॉइस है बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा। प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता तो कि डेवलपमेंटल एनोमली होने के चांसेस कम है। ठीक है, प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता तो डेवलपमेंटल एनोमली होने के चांसेस कम है। ओके, नेक्स्ट सबसे सेफेस्ट ड्रग इज heparin is ultra low molecular weight heparin, then low molecular weight heparin, then high molecular weight. The warfarin, where warfarin अपन क्यों नहीं दे रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, why warfarin is contraindicated in फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऐसा क्या हो रहा है warfarin के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे रहे हैं। तो जो इफेक्ट्स अपन आ रहे हैं warfarin के, मैंने बताया था कि जो heparin है वो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या होगा, उससे डेवलपमेंटल एनोमली नहीं हो पा रही, लेकिन warfarin के साथ ऐसा कोई सीन देखो अभी तक नहीं पता है। तो इसका मतलब अपन ये लेके चल रहे हैं कि भैया जो प्लासेंटा है वो क्रॉस कर रहा है कौन, warfarin, तो warfarin क्या क्रॉस कराएगा, कंजेनिटल एनोमली और द फीटल एनोमली कॉज कराएगा। अब भैया ये कैसे, अब इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तो इसकी डिसीज को अपन बोलते हैं कॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया पंक्टाटा। ये क्या है, ये वो डिसीज है जिसमें बोन और कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है फीटल बॉडी के अंदर, और इसके 3 characteristic होते हैं, which is slim. S is for saddle nose. LI is for limb hyperplasia. And last is microcephaly. Done. समझ में आ गया सब कुछ कि भैया प्रेगनेंसी में क्या देंगे, हेपेरिन देंगे 0 to 12 वीक तक,
देन उसके बाद में वॉरफेरिन देंगे, देन उसके बाद पे सेपेरिन देने लग जाएंगे। देन लास्ट वी टॉक अबाउट द एंटीडोट्स ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स। सो एंटीडोट क्या क्या होंगे, तो वॉरफेरिन की बात करेंगे तो विटामिन के इज द एंटीडोट। विटामिन के इज द एंटीडोट। एपिक्साबेन का है अपने पास एंडेक्सिनेट। एंड हाई मोलिकुलर वेट हेपेरिन का अपने अभी पढ़ा विच इज प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है। तो ये जो अपन एंटीडोट बात करें तो ऐसे कौन से एंटीकोगुलेंट जिनका एंटीडोट नहीं होता है, तो अपन अभी अभी आज पढ़े थे विच इज अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं होता है। इसके साथ साथ एक और होता है विच इज डायरेक्ट पेरेंटल। डायरेक्ट पेरेंटल कौन से होते हैं, रूडिन वाले, डेसिरूडिन हो गया, ठीक है, एररूडिन हो गया, डेसिरूडिन, एर्गोट्राबेन हो गया, इन सबके नहीं होते एंटीडोट। ठीक है, अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन एंड फर्स्ट एंड second is what, direct parental, which is rudin, direct parental anticoagulants। ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द अ वेरी बिग थैंक यू कि आपने पूरा एंटीकोगुलेंट हमारे साथ पढ़ा। कल फिब्रोनलाइटिक की लेक्चर आएगी विच इज वेरी स्मॉल टॉपिक, और इसके साथ तुम्हारा डेफिनेट खत्म हो जाएगा और परसों अपन जीआईटी शुरू कर देंगे। थैंक यू।